जी, कह रहा है कि अगर एक साबुन का बुलबुला हो, ए सॉफ्ट बबल इज़ गिवन इन नेगेटिव चार्ज, जिसे हम नेगेटिव चार्ज दिए हो, तो बताइए उसका रेडियस क्या फ़र्क पड़ेगा? तो जब किसी सॉफ्ट बबल को आप चार्ज देंगे, ज़ाहिर-सी बात है इलेक्ट्रॉन ही देंगे, क्या होगा? उसका रेडियस जो है वो इंक्रीज़ करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए कॉम्ब रन थ्रू वन्स ड्राई एयर अट्रैक्ट स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर, दिस इज़ ड्यू टू। हम लोग अगर सूखे बाल में कंघी चलाते हैं और कंघी चलाने के बाद कागज़ का छोटा-छोटा टुकड़ा लेके आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं घर पे। छोटा-सा टुकड़ा लेकर उस कंघी के पास ले जाएँगे, तो कंघी से क्या होगा ना, कागज़ का टुकड़ा चिपक जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम लोग कंघी से बाल झाड़ते हैं, बाल बनाते हैं, तो क्या होता है कंघी और बाल के बीच एक फ्रिक्शन काम करता है, जिसके कारण से कुछ चार्ज ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है? किसमें पॉज़िटिव होता है और किसमें नेगेटिव, ये हम एक बता रहे हैं, इसको याद रखेंगे। ग्लास रड से अगर सिल्क कपड़े में रगड़ा जाए, तो क्या होगा? ग्लास रड में पॉज़िटिव चार्ज और सिल्क में क्या होगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देखिए, अगर ऊन से फ़नेल में के और अंबर, एबोनाइट, रबर, प्लास्टिक अगर इसमें इसको अगर आपस में फ्रिक्शन करवाया जाए, रगड़ा जाए, तो इस सब में पॉज़िटिव और ये सब में नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अगर सूखे बाल में कंघी किया जाए, तो सूखे बाल में पॉज़िटिव चार्ज और कंघी में नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है? तो 5 नंबर का आंसर होगा, कॉम्ब इज़ गुड कंडक्टर नहीं, पेपर इज़ गुड कंडक्टर नहीं, द एटम्स इन द पेपर गेट पोलराइज्ड बाय द चार्ज कॉम्ब। ये होगा ऑप्शन सी। क्योंकि जब हम कंघी से बाल को रगड़े तो कंघी में आ गया क्या? तो कंघी में आ गया नेगेटिव चार्ज, जब हम उसको पेपर के टुकड़ों के पास ले गए तो टुकड़ा में पोलराइज़ेशन हो गया, टुकड़ा में क्या हो गया? पॉज़िटिव चार्ज के का हो गया, मैंने उसको पॉज़िटिव चार्ज को क्या किया? कॉम्ब जो है अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वो है हमारा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज विल बी। 1 कूलम्ब चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी? 1 कूलम्ब चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी? तो Q दे दिया है हमारा 1 कूलम्ब। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पूछ रहा है कि कितना होगा? तो जानते हैं हम लोग Q बराबर होता है Ne। N इक्वल टू क्या होगा? Q बाई E। Q का वैल्यू कितना है? 1 कूलम्ब और E का वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। ये इसको हम ऊपर ले जाएँगे, तो ये हो जाएगा 10/16 इंटू 10 टू द पावर -19 को ऊपर ले गए, तो +19। देखिए यहाँ पॉइंट हटा के ऊपर 10 ले गए। अब इसको लिख सकते हैं हम 100 और नीचे हम लोग लिखेंगे 16। 10 का पावर हो जाएगा 18। 1 10 यहाँ से ले लिए कर्जा। तो 4 चौका 16 और 25 चौका 100। अब 25 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 6 चौका 24, 6 पॉइंट डालेंगे, 4 दूना 8 और 4 पचे 20।
और 10 का पावर 18, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स को हम मिलाएंगे, तब जाकर 1 कूलाम बनेगा। यही कारण है कि 1 कूलाम पर जो चार्ज है, 1 कूलाम चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से काफी बड़ा होता है। बी नंबर होगा इसका आंसर। ठीक है, देखिए, if 10 to the power 10 electrons are acquired by a body every second, the time required for the body to get of total charge of 1 coulomb। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉडी जो है पर सेकंड 10 टू द पावर 10 इलेक्ट्रॉन चार्ज, 10 टू द पावर 10 इलेक्ट्रॉन चार्ज एक्वायर्ड कर रहा है, उस पर जा रहा है। तो कह रहा है 1 कूलाम चार्ज होने में उसको, ठीक है, उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, 1 कूलाम चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है, तो अभी देखें तो 10 टू द पावर 10 टू द पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स कितना सेकंड में, 1 सेकंड में। तो 1 इलेक्ट्रॉन 1 बाय 10 टू दी पावर 10 सेकंड में लगेगा, इसको हमने एक्वायर करेगा। ठीक है, तो कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 1 कूलाम चार्ज। 1 कूलाम चार्ज मतलब 6.25 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इतना इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर करना मतलब एक कूलाम चार्ज, तो 1 कूलाम चार्ज को एक्वायर करने में कितना टाइम लगेगा, तो 1 बाय 10 टू दी पावर 10 इंटू 6.25 10 टू दी पावर 18, इतना टाइम लगेगा। अब इसको आप, इतना सेकंड होगा नहीं, मतलब t बराबर होगा 6.25 10 टू द पावर ऊपर चल जाएगा तो 8 सेकंड। लेकिन सेकंड में नहीं है, आवर्स और ईयर्स में होगा। तो जाहिर सी बात है कि इसको 6.25 इंटू 10 टू द पावर 8 सेकंड को बदलेंगे मिनट में तो 60 से भागा देंगे, फिर मिनट को बदलेंगे घंटा में तो फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो भी छोटा ही है। फिर इसको दिन में करेंगे तो 24 डेज, 24 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन में आएगा नहीं, और फिर इसको 365 डेज, तो ये ईयर्स में आ जाएगा। करके देख लेना है इसको। 10 का पावर 8 है मतलब 8 को जीरो लगाएंगे, एक जीरो दो जीरो कट जाएगा। ठीक है, सबको सॉल्व करेंगे ना तो ये आएगा लगभग 2 साल। चेक कर लेना है। Two protons at a distance of 10 to the power minus 10 centimeter each other, the forces acting on them are, उन दोनों फोर्स के, उन दोनों इस प्रोटॉन के बीच कौन कौन सा फोर्स काम करेगा, तो पहला तो कूलम्ब्स फोर्स काम करेगा क्योंकि दोनों में चार्ज है, और साथ ही साथ ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, दोनों में मास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है, तो अल्फा पार्टिकल जो होता है किसको कहते हैं, हीलियम न्यूक्लियस को कहा जाता है अल्फा पार्टिकल। हीलियम न्यूक्लियस पर चार्ज कितना होगा, तो 2e के बराबर होगा, और 2e का मतलब हो गया एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना, मतलब 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। क्योंकि हीलियम न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो प्लस में होगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। एकदम रट्टा मार लेना है इसका वैल्यू को, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में, मैंने अक्सर जो क्वेश्चन जो बनाएंगे इसमें आएगा अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल का मतलब ये हुआ क्या, दो, उस हीलियम न्यूक्लियस मतलब जिसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन हो, मतलब 2 प्रोटॉन का चार्ज, और 2 प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो वैल्यू होगा इसका 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि व्हेन ग्लास रड इज रब्ड विथ सिल्क, इट क्या होगा,
ग्लास रड जो है सिल्क से रगड़ा जाए। तो अभी हम बताए हैं कि ग्लास रड को सिल्क से रगड़ा जाए तो ग्लास रड में पॉजिटिव आ जाएगा और सिल्क में नेगेटिव आ जाएगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं नेगेटिव आया सिल्क में कहां से? ग्लास रड से। तो ग्लास रड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके सिल्क में चला गया। ठीक है, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कि ग्लास रड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है किसको? सिल्क को। इलेक्ट्रॉन देता है इसे सिल्क को। नेक्स्ट देखिए, व्हेन ए बॉडी इज अर्थ कनेक्टेड, अगर मान लिया जाए कि कोई बॉडी को हम अर्थ से कनेक्ट कर दें, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अर्थ फ्लोज इनटू द बॉडी, इलेक्ट्रॉन अर्थ से निकलकर बॉडी में जा रहा है। इसका मतलब बॉडी क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड। बात समझिए, इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है? अर्थ से। और कहां जा रहा है? बॉडी में। तो बॉडी में क्यों जाएगा भाई? बॉडी खुद क्या हो? पॉजिटिव चार्ज्ड हो, तभी तो उस पे जाएगा। चार्ज्ड पॉजिटिवली, पॉजिटिवली सॉरी। फोर मेटल कंडक्टर्स हैविंग डिफरेंट शेप्स, कौन कौन? स्फेयर, सिलिंड्रिकल, स्फीयर और लाइटनिंग कंडक्टर। इस तरह से मान लीजिए चार मेटल कंडक्टर्स है, इस शेप का है, एक स्फेयर शेप का है, एक सिलिंड्रिकल शेप का है, लाइटिंग कंडक्टर है, आर माउंटेड इन ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड एंड चार्ज, इसको चार्ज दिया गया। द वन विच इज द बेस्ट सुटेड टू रिटेन द चार्ज फॉर ए लॉन्गर टाइम, लॉन्गर टाइम चार्ज रखना हो किसमें रखेंगे? स्फेयर में, याद रखिएगा। स्फेयर में चार्ज लंबे समय तक उसको वो रिटेन कर सकता है, क्योंकि उसपे जो चार्ज होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। चलिए, तो चार्ज से रिलेटेड ये सब कुछ क्वेश्चंस था जो हम लोग देख लिए। सब लोग जगे हुए हैं ना? आगे बढ़ते हैं। गुलाम्स लॉ, जिस तरह से हम लोग पढ़े थे क्लास 9 और क्लास 11th में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दो अगर मास पार्टिकल है, दो द्रव्यमान वस्तु, तो उनके बीच एक फोर्स काम करता है जिसे हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। ठीक वैसे ही कुलाम्स लॉ है। कुलाम्स लॉ दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स है। तो दो चार्ज पार्टिकल, एक का मैग्नीट्यूड Q1 है मान लेते हैं, और एक का मैग्नीट्यूड Q2 है। दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। तो कुलाम्स लॉ कहता है कि द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to product of their magnitude, उनके जो मैग्नीट्यूड्स हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। उन दोनों चार्ज के बीच की जो दूरी है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब ये कहना चाहता है कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। सेम न्यूटन का जो लॉ था ना वैसा ही है। उसमें M1 M2 बाय R स्क्वायर था, इसमें Q1 Q2 बाय R स्क्वायर है।
प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, वहां पर भी आता था, यहां भी आएगा। छोटा वाला के लेंगे, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर लेंगे। के क्या है? कांस्टेंट है। इफ Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड इन वैक्यूम, और कह सकते हैं एयर, देन के बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देयरफॉर एफ इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, जहां एप्सिलॉन नॉट देखिए, ये जो दिख रहा है आपको सी में ऐसे काट दिए, इसको हम लोग पढ़ते हैं एप्सिलॉन, और यहां लगा दिए 0 तो इसको पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट, नॉट मतलब गांठ। ठीक है, और ये है क्या? इसको हम लोग कहते हैं परमिटिविटी। किसका? फ्री स्पेस का या एयर का। परमिटिविटी जो वर्ड है वो परमिट से बना। परमिट का मतलब है कि कोई मीडियम अपने से होकर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड वो पास करने दे सकता है, परमिट दे सकता है, वो हो गया परमिटिविटी। जिस तरह से एक तरह से कह सकते हैं मीडियम का प्रॉपर्टी है, मीडियम के प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हम लोग ऑप्टिक्स में पढ़े थे, उसमें एक कांस्टेंट आता था जब हम लोग पढ़ते थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो उसमें एक कांस्टेंट आता था म्यू, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो बताता है कि उस मीडियम में जब लाइट जाएगा तो कितना बैंड होगा। ठीक है, मीडियम का प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर भी एप्सिलॉन नॉट जो है वो मीडियम का प्रॉपर्टी, इसका वैल्यू होता है। अगर ये एयर है तो इसका वैल्यू होता है कितना? 8.854 10⁻⁻12 इन SI यूनिट। देखिए, इफ Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड इन ए मीडियम, इन ए मीडियम, चाहिए एयर में था तो इसको एफ नॉट मान लेते हैं, और मीडियम में है तो यहाँ एफ एम मान लेते हैं। उतना ही डिस्टेंस पे दो चार्ज को हम किसी मीडियम में रखें अदर देन एयर। ठीक है, पानी हो या कोई और मीडियम हो, तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, जहां ये जो एप्सिलॉन दिख रहा है इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, और ये बराबर होता है किसके? एप्सिलॉन नॉट इंटू बड़ा वाला के, जहां के क्या है? तो के को कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम का, वही चीज है जो परमिटिविटी है, ठीक उसी टाइप का। आगे बढ़ते हैं। अगर हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं एफ नॉट और एफ एम से, ठीक है, तो क्या होगा? एफ नॉट में क्या क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया, Q1 Q2 आर स्क्वायर कट गया, ये एप्सिलॉन जो होगा ऊपर चल जाएगा, एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा। ठीक है, और यही है के। एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर इसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। ये है रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी। अब इसका मतलब क्या है? तो भाई हम यहाँ पे एक चीज देखें कि इसका अर्थ ये हुआ कि अगर मीडियम अलग अलग हो, मीडियम अगर अलग अलग हो तो क्या होगा? फोर्स दो चार्ज के बीच जो लग रहा है वो डिफरेंट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हवा में कुछ और है और मीडियम में कुछ और है।
ठीक है? तो फोर्स जो होगा वो चेंज हो जाएगा। इसका मतलब कूलाम्ब फोर्स जो है, जिस तरह से न्यूटन फोर्स था कि वो यूनिवर्सल था। 2 मास के बीच लगने वाला न्यूटन फोर्स जो था वो एकदम इंडिपेंडेंट था मीडियम से, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता था। लेकिन यहाँ जो देख रहे हैं कि 2 चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला जो फोर्स है, वो मीडियम डिपेंडेंट फोर्स है। मीडियम को चेंज करेंगे, चार्ज वही रखेंगे, उनके बीच दूरी वही रखेंगे, केवल मीडियम को चेंज कर देंगे, तो उनके बीच लगने वाला जो फोर्स है, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है? तो हम लोग कह सकते हैं कि जो कूलाम्ब फोर्स है, एक डिफरेंस है कूलाम्ब फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में, कि कूलाम्ब फोर्स जो है वो मीडियम डिपेंडेंट फोर्स है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो था वो मीडियम इंडिपेंडेंट फोर्स। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है, याद रखिएगा, 9 इंटू 10⁹ इन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में इसका वैल्यू कितना होता है? 9 इंटू 10⁹ होता है। दूसरा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो होता है 1 होता है। किसमें? इन सीजीएस यूनिट में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। F इक्वल टू, अभी हम निकालें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा? F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 इंटू Q2। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन अगर निकालना चाहें तो क्या होगा? F का होगा ML T-2, R के लिए L, तो ये L का स्क्वायर, चार्ज का हो गया AT और इस चार्ज का भी हो गया AT। तो यहाँ तो हो जाएगा भाई M, L यहाँ 1 है और यहाँ L 2 है, तो L 3 हो जाएगा। T है यहाँ 1 और यहाँ 1, 2, ये 2 ऊपर जाएगा तो -2 और पहले से -2 है, तो -4 हो जाएगा। A या 1 है, 1 है, A2 ऊपर जाएगा तो A का पावर -2 होगा। ML3 T का पावर -4 और A का पावर 2। अब यहाँ पे आप देखेंगे आप लोग, तो ये किसका डायमेंशन निकला? देखिए 4 पाई तो है नहीं, 4 पाई कांस्टेंट क्वांटिटी, यानी 1/एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकला। इसका मतलब अगर एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालना चाहें, तो इसको ऊपर करना होगा। ऊपर इसको अगर पलटेंगे तो ये भी इसको भी पलटेंगे, और इसको जब पलटेंगे तो m का पावर कितना हो जाएगा? माइनस में 1। L का पावर क्या हो जाएगा? माइनस में 3। T का पावर माइनस में है तो प्लस में 4 और A का पावर माइनस में है तो प्लस में 2। ये एप्सिलॉन का नोट का डायमेंशन निकला। और ध्यान से देखिए, एसआई यूनिट अगर हम यहाँ से निकालना चाहें, यहाँ से एसआई यूनिट निकालना चाहें, फोर्स का क्या होगा भाई? न्यूटन। डिस्टेंस का क्या होगा? मीटर, तो मीटर स्क्वायर। इस चार्ज का कूलाम, इस चार्ज का कूलाम, तो कूलाम का -2 या पर कूलाम स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ये हो गया। यानी अगर हम निकालना चाहें एसआई यूनिट किसका? ऑफ एप्सिलॉन नॉट का, तो इसको क्या करना होगा? इस वैल्यू को पलटना होगा, क्योंकि ये 1/एप्सिलॉन नॉट है, तो पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये सीधा सीधी कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है? और यहां से अगर निकालना चाहे तो मास का होगा केजी, तो पर केजी। लेंथ का हो गया मीटर, तो मीटर का पावर -3। टाइम का हो जाएगा सेकंड, तो सेकंड का पावर 4। और एम्पियर हो जाएगा, एम्पियर का पावर हो जाएगा 2। ये एसआई यूनिट निकल गया किसका? एप्सिलॉन नॉट का। कोई दिक्कत है? किन्हीं को कष्ट है इसमें? समझ में आ रहा है? हाँ ना बोल दे भाई। आज आफ्ताब आलम जुड़ा हुआ है, वो भी लेट से। चलिए, तो हम लोग कुछ कुछ का वैल्यू निकाल लिए। किसका किसका? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू याद रखना है 10⁹ इंटू 10⁹9। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू याद रखना है 8.854 इंटू 10⁻12। इसका सीजीएस यूनिट कैसे निकालें, इसका सॉरी इसका डायमेंशन कैसे निकालें और इसका यूनिट कैसे निकालें, ये भी याद रखना होगा। ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देख लिए कूलम्ब्स लॉ। देखिए कूलम्ब्स लॉ का यूज कैसे करेंगे अगर हम लोगों को न्यूमेरिकल्स वगैरह बनाना हो तो।
देखिए जैसे कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द कूलम्ब फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स। कूलम्ब फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स separated by a distance of 1.6 into 10 to the power minus 5 मीटर। कह रहा है कि दो कूलम्ब फोर्स है, उनके बीच लगने वाला क्या, दो प्रोटॉन्स के बीच, दो प्रोटॉन्स के बीच लगने वाला कूलम्ब फोर्स बताइए अगर उनके बीच की दूरी इतना हो, 1.6 into 10 to the power minus 5 मीटर। तो यहाँ पे Q1 और Q2 बराबर है, और Q1 भी एक प्रोटॉन है और Q2 भी एक प्रोटॉन है, और एक प्रोटॉन का चार्ज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम्ब होता है। इनकी बीच की दूरी r 1.6 into 10 to the power minus 5 मीटर है। तो F का फॉर्मूला यूज करेंगे, कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 बाय आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू फिक्स है, 9 into 10 to the power 9। एक प्रोटॉन का चार्ज रखेंगे 1.6 into 10 to the power minus 19, 1.6 into 10 to the power minus 19, और आर स्क्वायर होगा 1.6 into 10 to the power minus 5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 into 10 to the power 9, 1.6 into 10 to the power minus 19, 1.6 into 10 to the power minus 19, 1.6 into 1.6 दो बार, 10 का पावर माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 10 का पावर माइनस 10। ये देखिए 1 2 कट गया, 10 9 10 ऊपर जाएगा तो प्लस में 10 और 9 19, ये इससे इससे ये कट जाएगा, यानी हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 न्यूटन। दो प्रोटॉन को अगर हम इतनी डिस्टेंस पे रखा जाए तो इतना फोर्स होगा। क्लियर है? कैलकुलेट द कूलम्ब फोर्स बिटवीन एन अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल एंड ए प्रोटॉन, प्रोटॉन separated by 5.12 10 to the power माइनस 15 मीटर। ये रहा, ध्यान से देखिए, एक चार्ज जो है वो है अल्फा पार्टिकल और एक चार्ज जो है वो प्रोटॉन है। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि Q1 कितना है और Q2 कितना है। ठीक है, तो Q1 है यहाँ, Q1 है यहाँ अल्फा पार्टिकल, क्या वो भी एगो, तो अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना होगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और Q2 क्या है, तो Q2 है प्रोटॉन, एगो प्रोटॉन, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, मैंने दोनों रिपल्सिव नेचर का होगा। फोर्स जो लगेगा उसका नेचर कैसा होगा, रिपल्सिव। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम लाइक चार्जेस है। आर दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना, तो 5.12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। तो फोर्स निकल जाएगा ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो गया
बाय आर स्क्वायर हो गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जानते हैं। देखिए अगर मीडियम नहीं दिया हुआ हो मतलब यही होगा, मतलब समझ लीजिए वैक्यूम है। Q1 3.2 इंटू 10⁻−19, 1.6 इंटू 10⁻−19। आर का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो 5.12, फिर 5.12, 10⁻⁻30। तो यहाँ देखिए 9, 3.2, 1.6, नीचे 5.12, फिर 5.12, -30 ऊपर जाएगा तो +30, तो 30 और 9 39, -19 -9 -38, 39 में 38 चला गया तो ये 1 हो जाएगा यहाँ। और इसको सॉल्व कीजिए। 16 का 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48, पॉइंट क्या ही लगेगा, 48, 49, 50, 51, फिर 16 दूना 32, 3.2, नहीं, फिर 3.2 से ये 3.2 कट गया। और इसको सॉल्व करेंगे अब आ जाएगा लगभग 17.6 न्यूटन आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द कूलम्ब फोर्स between two alpha particles separated by 3.2 into 10 to the power -15 मीटर। चलिए जल्दी से बना के दिखाइए, खत्म हो जाएगा आज का काम। दो अल्फा पार्टिकल है, एक दूसरे से 3.2 इंटू 10 का पावर -15 मीटर डिस्टेंस पर है, उनके बीच लगने वाला कूलम्ब फोर्स का बात, कूलम्ब फोर्स बताइए। बनेगा? देखिए यहाँ पे Q1 है हमारा अल्फा पार्टिकल, मतलब 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। Q2 भी है अल्फा पार्टिकल, दोनों अल्फा पार्टिकल है, इसका भी 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। दोनों के बीच का डिस्टेंस ये है 3.2 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर। तो F का वैल्यू लगाएंगे, F इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। इसके बाद Q1 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19, Q2 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19, आर स्क्वायर मतलब ये दो बार, तो 3.2 10 टू द पावर -30, ये गया, -30 ऊपर जाएगा तो +30, तो +30 तो हो जाएगा +30 और -38, 39 और -38 यानी 1 हो जाएगा, मतलब 19 न्यूटन हो जाएगा, 19 न्यूटन।